गुड मॉर्निंग। श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन की ओर से हम आज आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा दुबे और मैं राहुल तिवारी। आप सभी को हमारा नमस्कार। आज के लाइव सेशन में हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन के बारे में और बताएंगे कि किस तरह से इस वर्ल्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है उसमें क्या खास है जो अदर कोर्स से आपको अलग बनाती है। पर इससे पहले कि हम कोर्स के बारे में आपको बताएं, पहले हम थोड़ी सी जानकारी दे दें अपने SSIFSC के बारे में। SSIFSC श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन अप्रूव्ड बाय AICTU और एफिलिएशन हमें प्राप्त है CSVTU से। अक्सर क्लास 12th के बाद ये समस्याएं विद्यार्थियों के बीच में रहती हैं कि 12वीं के बाद हम करें क्या। जो समस्याएं हमको 10th के समय सब्जेक्ट सिलेक्शन के समय होती है, अमूमन वही तकलीफें जो है वो 12th के समय भी हमारे पास होती है। लेकिन चूंकि अभी जनरेशंस इतनी तेजी से बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, तो मास कॉम जो है, मास कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है, उसकी बूमिंग बहुत ज्यादा है। तो 12th के बाद आपके पास एक करियर के रूप में मास कम्युनिकेशन एक जोरदार ऑप्शन है। आप इसके तहत एकेडमिक्स में आगे बढ़ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकते हैं, अपने खुद के बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जिसमें आप सोशल मीडिया वगैरह प्रमोशन के लिए कर सकते हैं, PRO की बहुत अच्छी ऑप्शंस आपके सामने रहती हैं। तो इस तरह से ढेर सारे करियर ऑप्शंस हैं जिसके बारे में हम अभी अपने आगे सेशन में बात आपसे करते जाएंगे। जी, अभी आपने देखा कोविड-19 के दौर में भी मीडिया ने अपनी भूमिका बहुत ही अच्छे ढंग से निभाई और सबसे खास बात ये है कि ये 24 घंटे की ड्यूटी है। इसे हम एक तरह से देश सेवा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप कोई टाइम बाउंडेशन या टाइम लिमिट्स में काम नहीं करते। यदि आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, यदि आप कुछ इमेजिनेशन करने की क्षमता रखते हैं, आपकी क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छी है, तो कम्युनिकेशन के फील्ड ऐसे लोगों के लिए है जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, ऐसे लोगों के लिए है। क्योंकि जब हम कहीं बात करते हैं सर्विसेज के लिए, तो मीडिया में कहीं पर हम बॉन्ड नहीं होते कि हम 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे या हम 10 घंटे की ड्यूटी करेंगे, क्योंकि जब आप 8 घंटे लाइव ड्यूटी पर होते हैं तो आप मान के चलिए उसके पहले के 12 घंटे हम सिर्फ तैयारी में रहते हैं कि हमें वो 8 घंटे की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये एक चीज़ आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपके पास बहुत अच्छी राइटिंग स्किल होनी चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता होगी, तो ही आप इस फील्ड में आइए। 10th और 12th में हम बहुत सारे सपने देखते हैं कि हमें कुछ करना है, हम सभी के अंदर देशभक्ति की भावना होती है। कोविड-19 में आपने देखा कि किस तरह से मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई। सोशल मीडिया आजकल इतना ज़्यादा एक्टिव है जिसमें हमको सारी चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मीडिया में फील्ड में वर्क करने और उसके एकेडमिक वर्क करने में क्या अंतर है। तो हम बता दें कि न्यूज़ के भी कुछ लॉज हैं। क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, ये हम तभी जान पाएंगे जब हम इस कोर्स को करेंगे। क्योंकि आजकल मोबाइल जॉकी का दौर है, हम सभी जर्नलिस्ट बन चुके हैं। हम सभी को लगता है कि रास्ते में कोई घटना घटी, हम उसकी वीडियो लें और उसे तुरंत अपलोड कर दें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं ये करते समय कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये आगे चल के किस तरह का माहौल क्रिएट कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस लॉज को समझें, क्या न्यूज़ है, क्या नहीं है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। ये सारी चीज़ें हम तभी समझ पाएंगे जब हम इसके लॉज को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अब हम ये जानना चाहेंगे राहुल सर, सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया से हम इसकी शुरुआत करें, तो प्रिंट मीडिया में इसका क्या स्कोप है, ये राहुल जी आपको बताएं। इसके पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन में आफ्टर 12th आप मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। ये 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसकी तैयारी आप कर सकते हैं। ये फुल टाइम कोर्स है। इसके लिए एलिजिबिलिटी एज की जो क्राइटेरिया है वो 30 ईयर्स है। जनरल कैटेगरी के लिए OBC SC ST 35 ईयर्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो आ सकते हैं। मैडम ने कहा कि प्रिंट मीडिया में इसके क्या अवसर हैं, तो मास कम्युनिकेशन में उन लोगों को अपना करियर ज्यादा अच्छा और ज्यादा ब्राइट नजर आता है जो सामान्य अध्ययन से जुड़े लोग होते हैं, जिनके अंदर जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होता है या जो अपने जनरल नॉलेज को बहुत अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि समाज में कोई भी सूचना, जो इंफॉर्मेशन जारी है या चलते रहती है, उसकी सत्यता क्या है, वो कितना इम्पैक्ट समाज के भीतर किस गहराई से प्रवेश कर रहा है, उनको ध्यान रखना बेहद आवश्यक है।
अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है कि कोई समाचार कितना सही है या समाज के लिए कितना उपयोगी है, अगर आप इसका अध्ययन कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप पहली सीढ़ी पार कर चुके होते हैं। अब आवश्यकता आपको होती है कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आप प्रवेश लें, और प्रवेश लेने के बाद जो एथिक्स है उस विषय की, उसको आप बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें कि वो एथिक्स क्या कहते हैं। और अमूमन ऐसा होता है कि हम 6 से 8 महीने की किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छे रिपोर्टर बन जाए, एक अच्छा एंकर बन जाए। तो 6-8 महीने की ट्रेनिंग से आप अच्छे रिपोर्टर और अच्छे एंकर नहीं बन सकते। हाँ, आप उस विषय को थोड़ा सतही रूप से केवल जान सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आपको अच्छे ढंग से अगर उसको मैनेज करना है, उसमें एक लंबा अपना अच्छा करियर बनाना है, तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी, आपको ये बात जाननी होगी कि इस विषय की गहराई कितनी है। इस जो हम जिस इंस्टीट्यूशंस में हम पढ़ाते हैं, हर सेमेस्टर में बहुत सारे पेपर होते हैं। उन पेपर्स का उद्देश्य केवल और केवल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सीमित नहीं होता। उसके पीछे जो पूरा एक लंबा मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स जो काम करता है, उसके बारे में भी हम सिलेबस में अपने बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो सामान्य अध्ययन की है, सामान्य ज्ञान की है। क्योंकि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि समाचार क्या है, कैसा है, तो जब हम 12th में होते हैं और ऐसे राइटिंग जब हम करते हैं तो न्यूज के ऊपर हमको 500 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स में लिखने के लिए कहा जाता है। तो उस दौरान हर स्टूडेंट, विद्यार्थी जो है वो न्यूज की परिभाषा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ से देता है कि चारों ओर जो भी आपके जो घटनाएं घट रही हैं वो समाचार है। लेकिन जैसे ही आप मीडिया संस्थानों में प्रवेश कर जाते हैं तो न्यूज की यही डेफिनेशन बदल जाती है। और न्यूज की ये डेफिनेशन जो है वो न्यू आइज वास्ट सोर्स। तो जब कोई भी विद्यार्थी किसी घटना को नई दृष्टि से और वृहद माध्यम में देखता है कि इसका इम्पैक्ट इस समाज पर क्या होगा, तो वो एक बेहतर ढंग से पत्रकारिता कर सकता है। और आप और हम तो एक शिक्षक हैं, महाविद्यालय से जुड़े हुए, लेकिन जो लोग पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो सामाजिक शिक्षक होते हैं। तो उनका दायरा जो होता है वो काफी बड़ा होता है और उनकी भूमिका भी समाज में उस हिसाब से रहती है। प्रिंट के भी बहुत सारे एरियाज बटे हुए हैं, जैसे पॉलिटिकल है, क्राइम बीट है, ऐसे बहुत सारे बीट हैं जो टेक्निकली हम यूज करते हैं। यदि आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, आप घर पर बैठकर ही लिखना चाहते हैं, तो आप कैजुअल राइटिंग भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे आर्ट राइटिस्ट होते हैं जो कि कला के समीक्षक कहलाते हैं और वो कला पर रिव्यू लिखते हैं, फिल्म पर रिव्यू लिखते हैं। तो इस तरह की राइटिंग स्किल्स भी इस कोर्स में है, जिसमें हम बताते हैं कि किस तरह की खबर को किस तरह के शब्दों में रखना चाहिए, किस तरह की लेखन शैली आपकी होनी चाहिए। और सिर्फ न्यूज़ तक ही सीमित ना रहकर अब हम फीचर राइटिंग और आर्टिकल्स राइटिंग पर भी फोकस हैं। और अभी जो दौर है, पढ़ने वाले पाठकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और हम ये देखते हैं कि जो अखबार से जुड़ाव पहले था वो आज भी है और आगे भविष्य में भी रहेगा। इसलिए प्रिंट जो है वो एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, हम कह सकते हैं बोन्स है मीडिया का, जो कभी भी जिसका अस्तित्व खत्म नहीं होना है। इसलिए प्रिंट से ही हम ये कहते हैं कि आप शुरुआत कीजिए तो प्रिंट मीडिया से कीजिए। इसके अलावा ऑडियो मीडिया यानी कि रेडियो पर भी जॉब के बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आप ऑडियो वीडियो मीडिया यानी कि टेलीविजन और फिल्म मेकिंग में भी आप जा सकते हैं। ऑडियो मीडिया की अगर मैं बात करूं तो हमें लगता है सिर्फ आरजे, क्योंकि हम उससे ही कनेक्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ आरजे ही ऑडियो मीडिया में एक जॉब है ऐसा नहीं है। रेडियो जॉकी के अलावा आप प्रोग्राम प्रोड्यूसर यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के रूप में भी ऑल इंडिया रेडियो पर आप वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्शंस होते हैं जो ट्रांसमिशन में अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रोग्राम के जो अधिकारी होते हैं, अलग अलग कार्यक्रम के लिए अलग अलग कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, जैसे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, पैक्स कहते हैं। ये कृषि चर्चा के लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव अलग होंगे, न्यूज़ हेड्स होते हैं, न्यूज़ एंकर्स होते हैं, और इन सब का एक प्रोसीजर होता है। आप सीधे ऑल इंडिया रेडियो में एंटर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बाकायदा एक एग्जाम देना होता है। उसमें रिटन टेस्ट होता है, वॉइस टेस्ट होता है, और जो हमारा जो कोर्स है इसमें वो सारा कुछ पढ़ाया जाता है कि किस तरह से आपकी राइटिंग स्किल होनी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन आपका कैसा होना चाहिए, किस प्रोग्राम को किस तरह से प्रेजेंट करना है। आप प्रोग्राम अधिकारी के रूप में यदि सेलेक्ट होते हैं तो आपको किस तरह से आपको एक एनालिसिस करना है लिसनर्स का, ऑडियंस की क्या रिक्वायरमेंट है, सर्वे क्या कहती है, ये सारी चीजें भी हम इस कोर्स के दौरान पढ़ते हैं।
अब अगर हम बात करें ऑडियो विजुअल मीडिया की, तो ऑडियो विजुअल मीडिया में टेलीविजन, इसके अलावा आपका फिल्म, ये एक बहुत वास्ट एरिया है जहाँ पे पटकथा लेखक और आर्टिस्ट के अलावा भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे लाइट पर्सन है, मेकअप आर्टिस्ट है, इसके अलावा एंकर्स हैं, होस्ट हैं, न्यूज रीडर्स हैं। हम सभी को लगता है कि जब हम न्यूज रीडर को देखते हैं तो वो सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर को पढ़ रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। जब हम एज अ एंकर या एज अ न्यूज रीडर बैठते हैं, तो आप मान लीजिए कि किसी लाइव सेशन में आप किसी संवाददाता से कनेक्ट हैं, और जब आप उससे कनेक्टिविटी बनाए रखें और अचानक उसका लिंक टूट गया, कनेक्टिविटी टूट गई, तो उस दौरान सारी होल्ड जो होती है वो न्यूज़ एंकर पर होती है, और न्यूज़ एंकर को वो सारी न्यूज़ होल्ड करके रखनी होती है। उस समय ये नहीं कह सकती कि मेरा टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा है या मेरी कनेक्टिविटी टूट गई। उस समय आपका न्यूज़ सेंस और आपका जनरल नॉलेज वहाँ पर काम आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज काम आती है। जिस तरह से ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन मास कम्युनिकेशन, इसमें हम आपको पढ़ाते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, किस प्रोग्राम को आपको किस तरह से पढ़ना है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होगा, आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा, आपकी स्पीच कैसी होगी, आपको किस तरह से किस न्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है, किसी प्रोग्राम के लिए आपका ड्रेसिंग सेंस कितना इंपॉर्टेंट है, आपका बैकग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट है, आप जिस जगह पे अपना लाइव सेशन कर रहे हैं वहाँ का बैकग्राउंड क्या होगा, लाइट क्या होगा, कॉस्ट्यूम का क्या होगा अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, इस तरह की चीज़ें भी इसमें हमें ध्यान देनी होती है। इसके अलावा वेब मीडिया और डिजिटल मीडिया की हम बात करें तो ये एक सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वर्किंग मीडिया है, और अभी हम देख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जब अखबार नहीं भी आ रहे थे घरों पर, तब भी उनके ई मीडियम हम तक पहुँच रहे थे। मोबाइल के माध्यम से अखबार रुका नहीं, उसने अपना वेब पोर्टल के माध्यम से हम तक खबर पहुँचाई। तो वेब पोर्टल पे क्या ऑप्शंस हैं करियर के, राहुल सर आपको बताएंगे। एक दौर था जब पत्रकारिता के लिए सामान्य होना, जर्नलाइज, जिसको जनरल नॉलेज है वो कर लेता था, लेकिन अब विशेषज्ञ, स्पेशलाइजेशन का दौर चल पड़ा है। इसलिए जो आप मीडिया और मीडियम के अंतर को जब आप समझते हैं, तो जब हम केवल बात प्रिंट की करें, जब हम बात केवल इलेक्ट्रॉनिक की करें, जब हम बात केवल वेब की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं मीडियम है। लेकिन जब हम इन पूरे चीजों को आपस में एक साथ मिला दें तो ये मीडिया कहलाएगा। ठीक उसी तरह से बहुत सारे विद्यार्थी जब इसमें एडमिशन के लिए आते हैं तो वो एंकर्स को देखकर काफी प्रभावित होते हैं, और उनका आते ही एक प्रश्न होता है कि सर हमें एंकर बनना है। तो अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है तो मेरा ये कहना है कि आप एंकरिंग के पीछे मत भागिए। एक बढ़िया एंकर वही होता है जो एक अच्छा रिपोर्टर हो सकता है। रिपोर्टिंग में भी आपके पास बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे मैम ने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप क्राइम की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बॉलीवुड की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, पॉलिटिक्स की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो आप अपने एरिया को सेलेक्ट कीजिए कि किस क्षेत्र में आप ज्यादा अच्छे से सोच सकते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको क्राइम की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी लगती है और आपके पास अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट अगर डेवलप हो रहा है आपका, और आपको क्राइम की बहुत अच्छी जानकारी है, तो कहीं ना कहीं आप उससे डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो कोशिश ये करिए कि जिस क्षेत्र में आपकी जानकारी है, जिस क्षेत्र को आप बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, उस दिशा में आप आगे बढ़ें। मैडम ने प्रिंट मीडिया के बारे में बहुत सारी बातें आपसे की, मैडम ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरा प्रोसेस बताया कि केवल रिपोर्टिंग, एंकरिंग तक ही आप सीमित नहीं है। प्रिंट मीडिया में केवल रिपोर्टर बनना ही करियर ऑप्शंस में नहीं है। आपके पास इसके अलावा जो बैक ऑफिस काम है उसमें भी, चूंकि अब जर्नलिज्म एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, अब किसी भी स्तर पर प्रवेश करने के लिए आपके पास जर्नलिज्म की एक डिग्री जरूरी है। वेब की जो बातें चल रही हैं, तो चूंकि अभी कोविड-19 का आप दौर देख ही रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी जो घर से बैठकर काम कर रही हैं, और सबसे अच्छी बात है विद्यार्थी अब पढ़ने के बाद अपना खुद का पोर्टल शुरू कर रहे हैं। इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आप उन 3 सालों में जो डिग्री, डिप्लोमा आप जो कोर्स कर रहे हैं, उन 3 सालों में आप न्यूज सेंस को समझें कि न्यूज क्या है, कैसे जनरेट की जाती है। हम इसमें बहुत सारी चीजें जो सिलेबस के बारे में भी मैम ने अभी थोड़ा सा आपको बताया, तो हम सिलेबस वैसा डिजाइन करते हैं कि आपको न्यूज सेंस के बारे में जानकारी हो, किसे हम खबर कहेंगे, किसे हम खबर नहीं कहेंगे, सूचना क्या है, जानकारी क्या है, उसे भेजना कैसे, उसे प्राप्त कैसे करना है। क्योंकि अब आप देखते हैं कि लोगों के पास समय नहीं रह गया। समय नहीं रहने से प्रिंट मीडिया के पन्नों को पलटाना थोड़ा सा दुष्कर हो गया है, लेकिन फिर भी किसी एक विधा के आ जाने से कोई
दूसरी विधा जो है समाप्त नहीं हो जाती। वेब एक नई सीरीज है, एक नया माध्यम है जिसमें लोगों का आकर्षण है, क्योंकि हर विद्यार्थी और हर वर्ग का व्यक्ति अपने साथ स्मार्टफोन लेकर चलता है, पर वो चाहता है कि वो उसे काम के दौरान ही बहुत सारी चीजें उनको प्राप्त हो जाए, जानकारियां मिल जाए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले काफी बारिश हुई, तो बारिश की जो खबरें हैं वो प्रिंट मीडिया में कल आएंगी सब निकल कर कि भारी बारिश हुई, ये जगह डूब गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो सकता है कि वो लाइव थोड़ी देर से हो, लेकिन पोर्टल ये सारी जो चीजें हैं वो आपको इमीडिएट बताने लगता है कि यहाँ पर भारी बारिश हो रही है। आप लिंक के माध्यम से आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्रेज अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है उस दिशा में। जी, अब बात करते हैं कि मीडिया में करियर के क्या ऑप्शन है। तो हम बता दें कि आप एज ए एंकर, एज ए न्यूज कवरेज के लिए एज ए रिपोर्टर, एडिटर, टीवी करस्पॉन्डेंट, फोटो जर्नलिस्ट, फैशन फोटोग्राफर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पीआर के बहुत सारे ऑप्शन है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी प्रोफेशनल्स के रूप में, कॉपी एडिटर के रूप में, डिजिटल डिजाइनर्स के रूप में, वेब पोर्टल डिजाइनर्स के रूप में। इसके अलावा डिजाइन एंड ग्राफिक्स का यदि आपको बहुत ज़्यादा पैशन है, यदि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, तो आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। यदि आप कार्टूनिस्ट हैं और आपको लगता है कि न्यूज़ को लेकर आप बहुत जल्दी क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स का करने का बेनिफिट ये है कि आप उन सारी चीज़ों से रूबरू होते हैं जो न्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम कहते हैं 5W1H, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है आसपास उसमें वो सारी चीज़ें समाहित हों, जिससे कि खबर पढ़ते ही व्यक्ति ये समझ जाए कि कहाँ पर क्या घटना घटी है और उसके पीछे का कारण क्या है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। लोगों को लगता है फोटोग्राफर और फोटो जर्नलिस्ट ये सेम जॉब है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगहों पर हमारे फोटो जर्नलिस्ट की फोटो ही क्राइम की पैरवी में काम आती है। यानी कि फोटो जर्नलिस्ट यानी कि आप एक जर्नलिस्ट की तरह ही खबरों को निकालते हैं। फोटोग्राफर ब्यूटी ढूंढता है नेचर से, आसपास से, और वो उसको कैप्चर करता है, लेकिन फोटो जर्नलिस्ट खबर ढूंढता है और वो फोटो में खबर ढूंढ कर लेकर आता है। कई बार हमारे पास इतने खूबसूरत फोटोज होते हैं, इतनी अच्छी खबरों की फोटोज होती है कि हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं और हम सिर्फ फोटो लगाकर भी समाचार पहुंचा देते हैं। तो आप एज अ फोटोग्राफर, एज अ फोटो जर्नलिस्ट भी इस फील्ड को अपने करियर के रूप में चुन सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि एंकर की चाह बहुत ज्यादा होती है क्योंकि एक ग्लैमर का फील्ड है, आपको अपडेट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं ये बता दूं कि आज की डेट में जो सिलेक्शंस होते हैं एंकर के, वो सिर्फ एज अ एंकर नहीं होते, आपको रिपोर्टिंग स्किल भी आनी जरूरी है। हो सकता है कि आपको एट अ मोमेंट, अभी आप एंकरिंग कर रहे हैं स्टूडियो में, 1 घंटे बाद आपको लाइव के लिए किसी जगह पर फील्ड में जाना पड़े। आपको कैमरा हैंडलिंग भी आना चाहिए, आपको एडिटिंग भी आनी चाहिए। आप यहाँ आज की डेट में किसी भी तरीके से किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इस तरह का टास्क आज दिया जा रहा है। जितने भी चैनल्स हैं उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, अपने एंकर्स को अपडेट किया, अपने रिपोर्टर्स को अपडेट किया और टेक्निकली साउंड किया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकली साउंड होना। यदि हम मीडिया में अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो इस फील्ड में हम अपने करियर के बारे में बहुत आगे नहीं सोच सकते। और ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस जाकर ही काम करें। सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आपके अंदर लिखने का हुनर है, स्टोरी टेलिंग का हुनर है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, वो आप स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं, जिसका क्राइटेरिया भी इस कोर्स के दौरान आप पढ़ते हैं कि स्टोरी कैसे डेवलप की जाती है, किस तरह से हमारे संवाद होने चाहिए, किस तरह से हमको आपस में बातचीत करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस कोर्स में शामिल है। इसके अलावा एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हैं उनसे कैसे हम खबर निकालते हैं, उनसे कैसे खबर बनती है, ये सारी चीज़ें भी हम इस कोर्स के दौरान पढ़ेंगे। और आपकी जो क्वेरीज हैं उन सब के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आप अपने क्वेश्चंस हम तक कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस के आंसर दें। कुछ क्वेश्चंस हमसे पे लगातार आ रहे हैं। जी, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, इसकी स्थापना पिछले ही साल हुई है, पिछले वर्ष हुई है। और ये अपनी स्थापना की शुरुआती दिनों से ही स्टूडियो का निर्माण कर चुका है, जो एक यहाँ के विद्यार्थियों के लिए बेहद आकर्षण का भी केंद्र रहता है। हमारे पास अति आधुनिक स्तर के कैमरे हैं, ट्राइपॉड्स हैं, लाइट्स हैं, सारी चीजें हैं, जहां पे बच्चों को पहले ही दिन से लाइट, कैमरा, एक्शन इस मोड से बेहतर ढंग से समझाया जाता है, सुधारा जाता है। उन्हें इंटर्नशिप की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं
उनको भेजा जाता है। शुरुआती दिनों में कॉलेज कैंपस में ही उनको छोटी छोटी न्यूज़ की जानकारी दी जाती है, उनको रिटन प्रैक्टिस करवाया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि उनसे न्यूज़ का पेपर जिस मोड में आता है आपके घर पर, उस तरह से उसकी पेज डिजाइनिंग सिखाया जाए, पेज का सेटअप सिखाया जाए। बीच बीच में हम आपके लिए एक्सपर्ट लेक्चर्स भी करवाते हैं, जिसकी पूरी सीरीज हमारे पेज पर जाकर भी देख सकते हैं कि लास्ट ईयर हमने कौन कौन से इवेंट्स उसमें करवाए हैं। तो ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव में हम अगर देखें तो श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन अपने 3 ईयर के डिप्लोमा कोर्सेज में, मास कम्युनिकेशन के विशेष रूप से डिप्लोमा कोर्सेज में, बच्चों को पूरी तैयारी यही करवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अनुभवी शिक्षक पहली चीज, दूसरी चीज एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ है, जो बच्चों की छोटी छोटी चीजों को भी लेकर वो आगे बढ़ने का प्रयास करती है। बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने हैं मैम, मैं चाहूंगा कि उन प्रश्नों को हम लें और जो विद्यार्थियों की या बच्चों की जो क्वेरीज हैं हम उनको दूर करें। जी, पहला तो अविनाश शर्मा जी, थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। आपने लिखा है कि आपको क्या लगता है मीडिया लाइन में कितना स्कोप है? बहुत ज्यादा। ये डिपेंड करता है हम पर कि हम कौन सा मीडिया चूज करते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप कहीं बॉन्ड नहीं है, आप ये आपके साथ ये कहीं पे भी क्राइटेरिया बॉन्डेशन नहीं है कि आप प्रिंट में ही काम करें, आप इलेक्ट्रॉनिक में काम करें, आप एक साथ 2 मीडिया में भी काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैं दूरदर्शन में भी एसोसिएट हूँ और आकाशवाणी केंद्र में भी अपनी सेवाएं दे रही हूँ, तो आप इस तरह से भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका पैशन क्या है, आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। यदि आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर जज्बा है, तो आप कहीं पर बंधे हुए नहीं हैं। सिर्फ ये हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं, आप अदर स्टेट्स में भी जाएंगे तो मीडिया का स्कोप बहुत ज्यादा वास्ट है। साउथ में ऐसा होता है कि हम एक स्टूडियो से निकलते हैं और दूसरे स्टूडियो जाते हैं और वहां पे जाकर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी और आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट कितना है, आप कितना अपने अंदर से उसमें डाल सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। पिछले 5 वर्षों में अगर आपने देखा हो तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पोर्टल्स की एक लंबी लिस्ट है छत्तीसगढ़ में, काम पोर्टल्स की, प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। तो अब वो दौर खत्म हो चुका है जब आपके पास बहुत सेलेक्टिव कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिस पर आपको एक प्लेटफॉर्म मिले, आप काम करें, या एक लंबा संघर्ष या फिर एक अपने आप को बहुत दिनों के बाद साबित करने का एक अवसर मिले। अब इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे प्रिंट मीडिया के ऑप्शंस हैं आपके पास कि वर्क का प्लेसमेंट तो बहुत अच्छे से हो सकता है। हाँ, अब बात ये है कि आपने कितने बेहतर ढंग से उस पत्रकारिता का अध्ययन किया है, पढ़ाई कितने अच्छे ढंग से की है, और किस ईमानदारी के साथ आप उस संस्था में प्रवेश लेकर अपना करियर किस दिशा में बनाना चाहते हैं। तो ऑप्शंस आपके पास ढेर सारे हैं। छत्तीसगढ़ अब कहीं कम नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर बड़े स्तर के लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, लाइव चैनल्स हैं, जहाँ पर पैसे की, अगर हम पेमेंट सिस्टम की भी बात करें तो अब प्रिंट मीडिया में भी हैंडसम सैलरी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो है ही आपके पास, वेब में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। यहाँ पर ढेर सारी एजेंसीज है जहाँ पर आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं, खुद का भी काम आप शुरू कर सकते हैं। जब आप सिलेबस को गहराई से पढ़ते हैं अपने कॉलेज लाइफ में तो आपको पता चलेगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो केंद्र सरकार ने 14% से बढ़ा के अब उसको 49% तक ले आई है। इसका भी एक प्रभाव है कि सेंट्रल स्तर पर भी और स्टेट लेवल पर भी ढेर सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो शुरू हो रहे हैं। जी, अंकिता वर्मा का एक क्वेश्चन है कि इसमें मीडिया में एक तो स्कोप के आपने आंसर्स दिए, मेट्रो सिटीज जैसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी इनका एक प्रश्न है। तो अंकिता जी, पहले तो आपके क्वेश्चन के लिए आपका धन्यवाद। और मेट्रो सिटीज की तरह छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, 24 आवर्स के चैनल्स हैं। आप अगर आकाशवाणी से जुड़ना चाहती हैं तो हम ये बता दें कि सिर्फ 12th एलिजिबिलिटी, जो कभी पहले ग्रेजुएशन हुआ करती थी, अब सिर्फ 12th एलिजिबिलिटी में आप यूथ सेक्शन में अपने प्रोग्राम्स दे सकते हैं। आपको उसके लिए एग्जाम पास आउट करना होगा। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पर PRO की पोस्ट होती है, जिसे हम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स कहते हैं, उसमें भी आप अपना करियर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रिएटिव हैं एंकरिंग में तो एंकरिंग के भी मीडिया मैनेजमेंट और एंकर्स, आजकल प्रोग्राम्स इतने ज़्यादा होते हैं हमारे शहरों में कि उन्हें एंकर्स और होस्ट की तलाश होती है, जिसमें काफ़ी अच्छी इनकम होती है एक प्रोग्राम की। अगर आपकी कमांडिंग बहुत अच्छी है, आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, आपकी वॉइस में, आपके शब्दों पे, तो आप
ओपन एंकर के रूप में भी इसमें अपना करियर बना सकती है। और दृष्टि ने कहा था कि विच मीडिया लाइन इज बेटर फॉर यूथ, इट्स डिपेंड ऑन यूथ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मीडियम चूज करना है। आपके पास एक बड़ा क्षेत्र है, पहले हम बहुत लिमिटेड थे, हमारे पास सोर्सेस कम थे, हमारे पास जगहें कम थी, लेकिन आज इतनी सारी अपॉर्चुनिटी यूथ के पास है, मीडियम इतने सारे हैं, मीडिया इतने सारे हैं, इतने सारे चैनल्स हैं कि उसमें आपको अपने अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन करना होगा। हम आपको बता दें कि लास्ट ईयर ही हमारे यहाँ ये कोर्स चालू हुआ है, जिसमें हमारे बच्चों ने खुद ही अपना रेडियो प्रोग्राम करना किया। हमने उन्हें टॉपिक दिया और उन्हें कहा कि आप अपना रेडियो प्रोग्राम खुद बनाएं, और उन्होंने वो प्रैक्टिकल किया। उन्होंने खुद ही अपने पेपर्स के लिए न्यूज़ बनाए। तो जब इस तरह के वर्क होंगे तो निश्चित रूप से आप जितना प्रैक्टिकल वर्क अध्ययन के दौरान करते हैं, अपनी पढ़ाई के दौरान करते हैं, यही आपको आगे काम आता है। एक और चीज जरूर मैं मेंशन करूंगी, लोगों को लगता है पढ़ाई क्यों, हम सीधे भी मीडिया में जा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि हम बहुत सारे चैनल्स में देखते हैं एंकर्स बैठते हैं और वो छोटी सी चर्चा को बहुत बड़ा बना देते हैं, और जिस विषय पर बात होती है उस विषय पर बात नहीं होकर वो विषय कहीं और टर्नओवर हो जाता है। हम लाउडली बात कर लेते हैं, वहां पर हमारा पेशेंस काम नहीं आता, क्योंकि हमारे नॉलेज की वहां कमी होती है। यदि आप प्रॉपर चैनल, प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर एथिक्स को जानकर बैठेंगे तो आप ये गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब पढ़कर बैठते हैं, अध्ययन करके बैठते हैं, तो हमको पता होता है कि इसकी एथिक्स क्या है, और हमको हमारी लिमिटेशंस भी पता होती है कि हमको कहाँ किस विषय पर कितनी बातें करनी है। मैं उसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। एक्चुअली यूथ को दिखना पसंद होता है, तो आपका जो प्रश्न है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना चाहें जिसमें आपको लगे कि आपके दोस्त, आपके परिवार, आपसे जुड़े हुए लोग आपको देखें और आपको फोन करें कि यार आप टीवी पे दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक ऑप्शन है आपके पास अगर यूथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहता है तो। लेकिन बात जो थोड़ी देर पहले मैंने कही आपको कि न्यूज सेंस की, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सीधे तौर पर प्रवेश लेते हैं तो खबरें निकलती कैसे हैं, खबरें बनती कैसे हैं, किस किस सेगमेंट की खबरें निकल कर आती हैं, ये सबसे पहले जरूरी आप प्रिंट मीडिया से सीखते हैं। प्रिंट मीडिया भी बहुत अच्छा है, उसमें भी आपके पास बाइलाइन खबरें आपकी छपती हैं। जब कोई ऐसी खबर जो बहुत ज्यादा अच्छी हो, जो समाज को बड़े स्तर पर प्रभावित करती है, ऐसी खबरों के लिए आपको बाइलाइन खबर होती है, उस खबर के ऊपर आपका नाम होता है, आपके नाम से लोग आपको जानते हैं, है ना, और ये आप पर तय करता है कि आपको दिखना है कि लिखना है, कैसे करना है। जी, यश पाटिल का एक क्वेश्चन है, व्हाट स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी अ गुड रिपोर्टर। गुड रिपोर्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो बहुत अच्छा पाठक। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप लिखेंगे, और उससे भी ज्यादा जरूरी है न्यूज का सेंस होना। क्या खबर है क्या नहीं है, ये भी हमें समझना होगा। बहुत सारी जगहों पे हम ये देखते हैं, जब हम रास्ते पे चलते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है, हम फोटो खींचते हैं, तुरंत रिपोर्टर बन जाते हैं, उसे व्हाट्सएप पर डाल देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जब वो दृश्य उनके घर वालों तक पहुंचेगा तो उनका क्या हाल। हम ये नहीं सोचते कि जिस चीज को हमने अभी वायरल किया है, इसका इम्पैक्ट कहाँ किस पर किस तरह का हो सकता है। हो सकता है कि उस वक्त वो बच्चे के हाथ में हो जिसका एक्सीडेंट हो, और उसके बच्चे ने अगर उस वीडियो को देखा या उस क्लिप को देखा तो आप इमेज कर सकते हैं कि वो दृश्य कैसा हो। एक और इंसिडेंट्स बताती हूँ। बहुत सारे लोगों की आदत है जो सोशल एक्टिविटीज करते हैं, सोशल एक्टिविटीज करके उसकी फोटोज वायरल करते हैं। पहले तक जो बाल आश्रम हुआ करते थे, वहां पर लोग जाते थे, वहां पे सोशल एक्टिविटी करते थे और उसके फोटोज डाल दिया करते थे। बाद में ये देखा गया कि उन बच्चों को जो लोग गोद लेने की इच्छा रखते थे, वो फोटो वायरल होने की वजह से उन्होंने बच्चों को गोद लेना छोड़ दिया। इस चीज को समझा गया कि हम एक तो उनकी आइडेंटिटी को वायरल कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम सोशल एक्टिविटीज को इस तरह से वायरल कर रहे हैं जो उनकी मानहानि का वो दावा कर सकते हैं, या आगे चलकर उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उस तरह से चीजों को बैन किया गया। अब आप किसी भी आश्रम में जाकर वहां पे फोटो नहीं खींच सकते, उनकी फोटो वायरल नहीं कर सकते। तो एज अ ह्यूमन बीइंग आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब कोई ऐसी घटना घटती है जो हमें बहुत अंदर तक झकझोर देती है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहां हम अपनी रिपोर्टिंग करें। हाँ, आप बताएं जरूर ऐसी घटना हुई है, लेकिन इस तरह का दृश्य जो कि अंदर से हम सबको प्रभावित करता है या किसी और को जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी फोटोज को प्लीज वायरल मत कीजिए। यश जी, मैं आपके प्रश्न में एक और लाइन ये जोड़ना चाहूंगा, स्किल्स की जो आपने बात की है कि गुड रिपोर्टर कैसे बनना है, कैसे समझना है। तो मैडम ने जो आपको बताया न्यूज सेंस होनी चाहिए, है ना,
पढ़ने का आपके अंदर गुण होना चाहिए। जब आप फील्ड में आते हैं तो आप वहां दोस्ती थोड़ी कम करते हैं। उसका कारण ये होता है कि जब आप किसी के दोस्त बन जाते हैं तो उसके बारे में फिर आप लिखेंगे कैसे, तो बायसनेस आपके अंदर ना हो। अगर आपको एक अच्छा रिपोर्टर बनना है तो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है आपको कि किसी के बारे में क्या लिखना है कि क्या नहीं लिखना है। ये बहुत सारी चीजें हैं। और आजकल तो हर व्यक्ति एक रिपोर्टर है, जिसके लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते हैं। एक टॉपिक है हमारे चैप्टर में, सिलेबस में टॉपिक भी होता है सिटीजन जर्नलिज्म, जिसे हम कहते हैं नागरिक पत्रकारिता, जो मैडम ने अभी डिस्कस किया कि आप रास्ते में कहीं जाते हैं और कोई घटना देखते हैं और उसे तुरंत आप लाइव कर देते हैं या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उसको वायरल कर देते हैं, अपने दूसरे ग्रुप में उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये भी एक पत्रकारिता का स्वरूप है और कुछ नहीं। लेकिन बात यह है कि उस पत्रकारिता में एथिक्स कैसे जोड़ा जाए, उस वीडियो में एथिक्स को कैसे जाना जाए, इसके लिए आपको पत्रकारिता की पढ़ाई करनी होती है। और ये सब सारी चीजें जब आप सीखने लगते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक बेहतर पत्रकार, एक रिपोर्टर बनने के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। जी, एक बात और कि इस कोर्स को यदि आप करते हैं तो आपके अंदर एक राइटिंग स्किल डेवलप होती है। हम बताते हैं कि किस तरह से प्रिंट मीडिया की राइटिंग होती है, ऑडियो मीडिया की राइटिंग, वीडियो की राइटिंग, फिल्म की राइटिंग और वेब की राइटिंग। इन सब की राइटिंग बहुत अलग अलग है। इन सब माध्यमों में लेखन का तरीका बहुत अलग है, क्योंकि प्रिंट मीडिया में पाठक जो है वो बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है और हर वर्ग का है। उस समय उनके पास उसे दोबारा पढ़ने की का अवसर भी है। इसलिए प्रिंट मीडिया में हम जब भी कुछ लिखते हैं बहुत सावधानी से, बहुत चीजों को समझकर। ऑडियो मीडिया में क्योंकि हमारे शब्द, हमारे वाक्य, हमारे कहे गए शब्दों से ही हम श्रोताओं को अवगत कराते हैं, वहां पर रिपीट सुनने की यानी रिपीट टेलीकास्ट का कोई ऑप्शन नहीं होता, ब्रॉडकास्टिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए आपको सरल शब्दों में, बहुत छोटे छोटे वाक्यों में प्रयोग करना होता है, अपनी लेखन शैली का ध्यान रखना होता है। तो ऑडियो की लेखन का तरीका बहुत अलग होता है। ऑडियो वीडियो की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें दृश्य से भी कही जाती हैं। ऑडियो वीडियो मीडियम का भी लेखन जो है वो बिल्कुल अलग होता है। सिनेमा के लेखन की कहानी अलग है और उसका पटकथा अलग है, संवाद अलग है। इसमें भी कई तरह की राइटिंग होती है। यदि आपने फिल्मों को बहुत करीब से देखा है, उसके लाइंस को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हमारे पास फिल्म का इम्पैक्ट रहता है, लेकिन जो पूरी टीम एक फिल्म के पीछे काम करती है, जिसको हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, जिसे हम बिहाइंड कैमरा कहते हैं, वो एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती है फिल्म पर। वो भी हमें पढ़ना चाहिए, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक फिल्म जिसका एनालिसिस हम 2 से 3 घंटे में कर देते हैं, उसके पीछे जो क्रू काम करता है वो उसका डेडिकेशन होता है और उसको, उस काम को भी हमें बहुत संजीदगी से करना होता है। वो भी काम है जो कि मीडिया में आप कर सकते हैं। इसके अलावा वेब पोर्टल की हम बात करें तो वेब मीडिया में आपको प्रतिदिन, प्रति क्षण, हर एक सेकंड अपडेट रहने की जरूरत है। एक सेकंड भी आपने यदि गंवा दिया तो आप मान के चलिए कि आपसे दूसरा चैनल या दूसरा पोर्टल आगे हो जाएगा। यहाँ एक होड़ सी लगी, लेकिन इस होड़ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम कुछ गलत वायरल ना करें। हम ये देखें कि जो कुछ भी हम अपडेट कर रहे हैं उसको हम पहले अपनी तरफ से वेरीफाई करते हैं कि वास्तव में ये घटना हुई है या नहीं, ये वास्तव में सही है या नहीं, और इसे वास्तव में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम क्षमा मांगकर अपनी इतिश्री नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप एक बार खबर स्किप हो गई और उसके बाद आप ये कह दें कि नहीं भाई ये गलती से हो गया। तो इस चीज की ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसलिए हमको मीडिया के एथिक्स जानना बहुत जरूरी है। क्या कोई पायल जी का पायल शर्मा जी, इनका एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। पायल जी, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारा एक पेपर है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। उसमें जब हम मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं, और जब हम कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं तो उसके बाद हम उसके 4 टाइप्स को पढ़ते हैं। तो 4 टाइप्स में जो पहला टाइप्स है वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, दूसरा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तीसरा ग्रुप कम्युनिकेशन है और चौथा मास कम्युनिकेशन है। तो अंतर कैसे होता है, क्या होता है, इन सभी डिटेल हम उसमें जरूर देते हैं। लेकिन फिर भी आपका जो प्रश्न है उसके बारे में मैं थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूंगा। ग्रुप, जब आप उसको गिन सके, जब एक ही तरह के स्पीसीज के लोग अगर एक जगह बैठे हों तो वो कहलाता है ग्रुप कम्युनिकेशन। जब हेट्रोजेनस हो, जब अलग अलग स्पीसीज के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए तो मास कम्युनिकेशन कहलाता है।
पर्सनल कम्युनिकेशन जो है हम उसको इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत रख सकते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इंट्रापर्सनल में जब आप स्वयं से बात करते हैं, जब आप अपने आप से बात करने लगते हैं, तो वो इंट्रापर्सनल का पार्ट हो जाता है। और यदि मैं और मैम यहाँ पर बैठकर हम आपस में बात करें तो ये इंटरपर्सनल का पार्ट होता है जी। और अभी जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं ये मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम एक बड़े मास के साथ अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी बात को। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम सभी की लाइफ में कुछ ऐसे क्षण होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम खुद से एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर हम खुद से बातें करते हैं और खुद ही निर्णय लेते हैं। वो हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। वहां पर हम ये तय करते हैं कि हमें दूसरों के साथ क्या बात करनी है, क्या बात नहीं। इसलिए कम्युनिकेशन के इस दौर में जहाँ पे हर चीज हमें मीडिया पर मिल रही है, इवन सुबह उठकर जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं वो भी कहीं ना कहीं मास मीडिया से हम तक पहुंचा हुआ है। आप एडवर्टीजमेंट के फील्ड में भी जा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट का फील्ड भी बहुत वास्ट है, वहां पर भी आपकी क्रिएटिविटी काम आती है। उसमें भी आप डिजाइन एंड ग्राफिक्स के रूप में काम कर सकते हैं, डिजाइनर्स की वहाँ आवश्यकता होती है। आप अगर बहुत अच्छी पंच लाइन लिखते हैं, पंच लाइन मीन्स आपको कुछ ऐसा लिखना है जिससे कि आपको ये लगे कि प्रोडक्ट के बिना मेरा लाइफ जो है, मेरी लाइफ बहुत अधूरी है, तब वो मोटिवेट करता है कि हम प्रोडक्ट को खरीदें। तो ऐसे लोगों को तलाश रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट की पंच लाइन लिखते हैं और जिसका करोड़ों कमाते हैं। ठंडा मतलब कोको कोला, ये एक लाइन के करोड़ों रुपए राइटर्स को मिले। तो निश्चित रूप से वो एक पंच लाइन लिखना भी अपने आप में एक कला है, एक आर्ट है। तो आप उस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन इन सभी बातों पर पूरी तरह से अमल करता है और वो पूरी कोशिश करता है कि उनके विद्यार्थी, वहाँ से पढ़ने वाले विद्यार्थी समाज में एक अच्छे सामाजिक शिक्षक बने, समाज को देखने का नजरिया हो, क्योंकि ले दे के एक नजर ही तो मिली है, क्यों देखे जिंदगी को किसी और की नजर से। जी, बहुत खूब बात आपने कही राहुल सर। सीधी सी बात, जो चीजें समझ में आती है ये हम पर डिपेंड करता है कि हम राह कौन सी चुनते हैं। अगर आपको सही मार्गदर्शन मिलता है, आपके अंदर अगर जज्बा है, तो हम यही कहेंगे कि जो भी आप अपने करियर के रूप में चुन रहे हैं उसमें अपने बड़ों की सहमति जरूर लें और उसका अध्ययन जरूर करें, अपने सीनियर से बात करें, अपने आसपास के वातावरण को समझें कि यहाँ पर अभी क्या दौर चल रहा है। और कहीं ना कहीं एक चीज जो हमारे भीतर है वो उसका एनालिसिस करना हमको आना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और हमारे यहाँ अंदर क्या अच्छाइयां हैं। यदि हम अपनी कमियों को जानते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी पॉजिटिव चीजों को भी जानते हैं और उस पर हम वर्क भी कर सकते हैं। बाकी हम फैकल्टीज बैठे हैं आपको तराशने के लिए, आपको संवारने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं वो हम उनको हर तरह के लिए ऑलराउंडर बनाएं। हम उनको प्रिंट के लिए भी तैयार करें, वेब के लिए भी तैयार करें, इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी तैयार करें। बाकी जो अंतिम निर्णय होगा वो स्टूडेंट का ही होगा कि वो किस फील्ड को अपने करियर के रूप में चुनना चाहता है। लेकिन आप अपने आप को बंद करके मत आइए, अपने आप को खुला करके आइए, यानी कि आप स्वागत कीजिए हर एक चीज का, नॉलेज का। जितना कुछ आप ग्रहण कर सकते हैं अपने टीचर से, अपने एनवायरनमेंट से, अपनी फैमिली से, अपने आसपास के लोगों से, वो लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम आपके काम आता है। निश्चित रूप से स्कूल में जो टीचर्स हमें पढ़ाते थे वो हमें आज भी याद है, क्योंकि उनकी कही हुई बातों को हमने अपने भीतर रखा। यदि आप इस तरह के चीजों को अपने अंदर रखती चले जाएंगे तो आपको आसपास के एनवायरनमेंट से, आपके मीडिया से हमेशा पॉजिटिव चीजें मिलेंगी और आप पॉजिटिव लेकर ही चलेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। कोविड-19 का दौर है, हम सभी इस दौर का सामना कर रहे हैं। मुश्किल की घड़ियां कई बार आई हैं और उसका सामना हमने किया है। हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि वो जल्दी ही कोई वैक्सीन तैयार करें, और हमारे मीडिया पर्सन इस कोविड-19 के दौर में भी जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स अपना पूरा 100% लगा रहे हैं, हमारे सुरक्षा कर्मी 100% दे रहे हैं, वैसे हमारे मीडिया पर्सन भी अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हम भी अपने फाइन आर्ट्स कम्युनिकेशन की ओर से आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कोविड-19 के दौर में आप भी डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप ये ध्यान रखें कि बाहर निकलें तो थोड़ी सावधानी रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, आसपास किसी को भूखा देखें तो उसे भोजन की व्यवस्था करवा कर दें, और सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें,
बड़ों का सम्मान करें और आप जो भी अपने करियर के रूप में चुने उसे पूरे तन्मयता के साथ और सादगी के साथ उसे अपनाएं और किसी चीज को प्लीज अधूरा मत छोड़िए। बहुत सारे लोग ज्वाइन तो करते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि ये फील्ड अब छोड़ देनी चाहिए या ये फील्ड उनके काम की नहीं है। कभी भी किसी रास्ते को बीच में छोड़ेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको उस रास्ते के अंत तक जाना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है वो आपके लिए उपयोगी रहा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि मास कम्युनिकेशन की फील्ड को आप अपने करियर के रूप में चुनेंगे। हमारी तरफ से SSIFAC की तरफ से आप सभी का लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।